गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग 25 नंबर प्रश्न कर चुके थे। ज्योग्राफी पीवाईक्यू आपका चल रहा है 31 ईयर का यूपीएससी पीवाईक्यू। तो चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ये 2022 का प्रश्न है आपका, जो कि बादल के कैरेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। और जो 26 नंबर प्रश्न कहता है, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। सेकंड नंबर स्टेटमेंट है कि भूपृष्ठ जो है, ठीक है, उससे उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। तो आंसर क्या है? आंसर आपका डी है, ना तो एक ना ही दो। यानी कि जो निचले घने बादल होते हैं वो जिम्मेवार होते हैं पृथ्वी की सतह को ठंडा करने के लिए, ना कि उच्च मेघ। ठीक है, सौर विकिरण को परावर्तित करने का काम उच्च मेघ नहीं करता है, वो तो प्रसारित करता है सौर विकिरण को। ठीक है, और वो पृथ्वी के द्वारा जो उत्सर्जित अवरक्त विकिरण है उसको रोक लेते हैं और वापस नीचे की ओर ही वो विकिरण कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। सेकंड वाला जो आपका स्टेटमेंट है कि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली जो अवरक्त विकिरण है निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है, ये गलत है। निम्न मेघ नहीं बल्कि ये उच्च मेघ में होता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर जो प्रश्न है हमारा 2021 का है। ये 27 नंबर प्रश्न आपका कहता है जो आपका महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, महासागर ये जो व्यापारिक पवन के कारण महासागर में क्या बदलाव होता है वो उसके बारे में है। 2021 का है ये। पहला स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों का जो पश्चिमी खंड है, जो पश्चिमी तट है, वो ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, सही है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन जो है वो पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागर के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाते हैं। तो दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और ये हवाएं अपनी सतह के गर्म जल को महासागरों के पश्चिमी भाग की तरफ धकेलती हैं। तो जिस तरफ आप धकेलोगे गर्म पानी को, वो जो क्षेत्र होगा, यानी कि जो पश्चिमी तट का जो क्षेत्र है वो जैसे कि पश्चिमी प्रशांत महासागर पश्चिमी अटलांटिक महासागर की ओर धकेलती हैं। तो इस कारण उष्णकटिबंधीय महासागरों के जो पश्चिमी भाग है वो जल पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। इसी प्रकार महासागरों के जो पूर्वी भागों में ऊपर की ओर उठने की प्रवृत्ति होती है और जहाँ पे क्या होता है ना कि गहरी परतों से ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर जल सतह पर आता है। ठीक है, तो पूर्वी भागों में ऊपर की ओर उठने के कारण गर्म जल जो है ऊपर चला जाता है और गहरी परतों से जो है ठंडे जल यहाँ पे आते हैं। तो पूर्व भाग जो है आपका अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। कथन 2 क्या है? समशीतोष्ण क्षेत्र में पछुआ हवाएं चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। समशीतोष्ण क्षेत्र में उल्टा है, इसका डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, और व्यापारिक पवन का पूर्व से पश्चिम की ओर था। ठीक है, व्यापारिक पवन का पूर्व से पश्चिम की ओर था और समशीतोष्ण क्षेत्र में देखेंगे तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। तो सतह के जल को पूर्व की ओर ये ढकेलता है, जिससे क्या होता है कि महासागरों का जो पश्चिमी भाग है, ओके ना, महासागरों का पश्चिमी भाग जो है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट की तरह ठंडे हो जाते हैं। जो महासागर के पश्चिम भाग होते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट की तरह ही ठंडे हो जाते हैं। महासागरों के पश्चिमी भाग महासागर का, ना कि महाद्वीप। ठीक है, एकमान परिवहन के कारण महासागरों का जो पूर्वी भागों में जल गर्म हो जाता है, जो गर्म जल को पूर्वी तटों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उत्तर अमेरिका और यूरोप के पूर्वी तट तक जो है गर्म जल को प्रवाहित करती है, जिससे कि पूर्वी हिस्से पश्चिमी हिस्सों की तुलना में गर्म रहते हैं। तो पूरब का हिस्सा यहाँ पे गर्म होता है पश्चिमी हिस्सों की तुलना में, क्योंकि वो गर्म जल को उधर की ओर ढकेलता है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देखिए आप, 2021 का ही है ये और ये आपका वन से रिलेटेड प्रश्न है। 28 2021 का प्रश्न है, कह रहा है कि पत्ती कूड़ा यानी कि लीफ लिटर
किसी अन्य जीवोम यानी कि बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है पत्ती कूरा लीफ लिटर, और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप एपीफाइट के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे सटीक विवरण यहाँ पे दिया है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का है। जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि आपको तेजी से विघटित हो रहा है पत्ती कूड़ा, इसके अलावा मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत रहते हैं, वन में विविध प्रकार के पौधे और आरोहण के द्वारा अधिपादप यानी कैपिफाइड के रूप में ये पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जड़ें जो है वो पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो है आपका ये है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्ण आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु को संदर्भित करता है। इस वायु में उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण पेड़ के पत्तियों का ढेर तेजी से विघटित होते रहता है। जब आर्द्रता तेज होगा और तापमान ज़्यादा होगा तो पत्तियों का तेजी से विघटन होगा, जिससे के कारण क्या होता है कि पोषक तत्व जल्दी से मिट्टी से वापस आ जाते हैं, मिट्टी में वापस आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह जो है अक्सर न्यूनतम पेड़ की पत्तियों के ढेर के साथ खाली दिखाई देती है। मिट्टी की जो सतह है अक्सर न्यूनतम पेड़ की पत्तियों के ढेर के साथ खाली दिखाई देती है। ये क्षेत्र जो होता है चढ़ाई वाले पौधे और एपीफाइट्स पेड़ों पर उगने वाले पौधों के घर हैं जो सूरज की रोशनी तक पहुंचने के लिए वृक्ष कैनोपी तक पहुंचते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के पौधे और तीव्र विघटन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रमुख विशेषताएं होती है और इसे अत्यधिक गतिशील और पोषक तत्व कुशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ठीक है, अब आइए शंकुधारी वन या टैगा वन। शुष्क जलवायु और धीमी अपघटन दर की विशेषता रखते हैं। जो शंकुधारी वन होते हैं वो धीमा उनका अपघटन दर होता है। शंकुधारी वनों में पत्तियों का जो ढेर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में कम तापमान और मृदा की अम्लीय प्रकृति के कारण अधिक धीरे धीरे ये विघटित होते हैं। ठीक है, उसकी तुलना में तीव्र विघटन और अनावृत मृदा का जो वर्णन है शंकुधारी वनों की विशेषता से मेल नहीं खाता, इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, चलो अब हम लोग शुष्क पर्णपाती वन के बारे में देखते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में शुष्क मौसम का अनुभव होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जहाँ कई पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं जबकि पत्ती का ढेर अपघटित होता रहता है, लेकिन शुष्क परिस्थितियों के कारण यह प्रक्रिया धीमी होती है। शुष्क परिस्थिति जो होती है यहाँ पे, इसके कारण क्या होता है ना, ये प्रक्रिया बहुत धीमी धीमी होती है और इन वनों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाला निरंतर अथवा वर्ष भर का अपघटन नहीं होता है। इसके अलावा शुष्क पर्णपाती जंगलों में एपीफाइट्स और चढ़ाई वाले पौधों का उल्लेख कम आम सी बात है। ठीक है, मैंग्रोव वन एक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है ये, जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये लवण सहिष्णु पौधों और अंतः ज्वारीय क्षेत्र की विशेषता रखते हैं, न कि पत्तियों के तीव्र अपघटन की। मैंग्रोव वन में पत्तियों का तीव्र अपघटन नहीं होता है। ठीक है ना, और ये जो है मैंग्रोव वन प्रायः जो है दलदली होती है। वनस्पति जो है उक्त कथन में वर्णित अनावृत मृदा और चढ़ने वाले पौधों की अपेक्षा जल भराव की स्थिति के लिए अनुकूलित होता है मैंग्रोव। चलिए अब हम लोग आते हैं आपका 29 नंबर प्रश्न में। 29 प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। 28 थोड़ा सा बड़ा था, इसके बारे में आपको वन के बारे में बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि वन किस तरह का वन होता है, कौन सी पत्तियाँ पाई जाती हैं, किस टाइप का फंक्शन होता है वहाँ पे, है कि ना। तो हम लोग जब वन डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको कर लेंगे। ओके, 29 नंबर प्रश्न। जेट प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में होता है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो आंसर आपका सिर्फ 2 सही है, 1 और 3 नहीं। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, गलत। चक्रवात का अंदर का जो तापमान है उसके चक्रवात के अंदर का जो तापमान है आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
तो ये आपका गलत है। सी सही है। जेट स्ट्रीम एक भूस्थैतिक पवन होता है जो आमतौर पर 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में पश्चिमी से पूरब की ओर ये बहती है। क्षोभ मंडल में ऊपर परतों, क्षोभ सीमा बताए थे ना आपको, वहाँ पे जेट पवन, ठीक है, तो वहाँ पे बहती है। अलग अलग तापमान वाली वायु राशियाँ टकराकर जेट स्ट्रीम बनाती है और इस प्रकार जेट स्ट्रीम के गठन का स्थान सामान्यतः सतह के तापमान से निर्धारित होता है। इस प्रकार जेट स्ट्रीम के गठन का जो स्थान है, जेट स्ट्रीम के गठन का स्थान सामान्यतः सतह के तापमान से निर्धारित होता है। कथन एक सही नहीं है क्योंकि जेट धाराएं जो है, जेट धाराएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में मौजूद होती है, दोनों जगह होता है ना। यह आमतौर पर प्रमुख वायु द्रव्यमानों की सीमाओं के पास बनता है और तापमान के अंतर और पृथ्वी के घूर्णन से प्रेरित होता है। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में मौजूद होता है, इसलिए कथन एक आपका सही नहीं है। कथन दो तो सही है, ठीक है। सभी चक्रवात जो है वो आँख नहीं बनाते हैं। आँख अच्छी तरह से विकसित होता है। तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की एक विशिष्ट विशेषता है। तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता है कि वहाँ पे आइस बनता है। इसके विपरीत समशीतोष्ण चक्रवात में आँख नहीं होती है क्योंकि कोई केंद्रीय क्षेत्र नहीं होता वहाँ पे जहाँ पे आइस क्रिएट हो, और अब हवा जो है और वर्षा शांत या निष्क्रिय होता है समशीतोष्ण चक्रवातों का, ठीक है ना। चलो, कथन तीन आपका सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंखें सबसे कम सतही दाब वाला शांत केंद्र है और इसके ऊपर सबसे गर्म पवन होती है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पे जो कम सतही दाब वाला शांत केंद्र होता है और इसके ऊपर सबसे गर्म पवन चलती है। लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर आँख में हवा आसपास की हवा की तुलना में जो है 10 डिग्री सेल्सियस जो है उससे अधिक गर्म हो सकती है, ठीक है ना। उसकी तुलना में 10 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक भी गर्म हो सकती है, जबकि सतह पर तो ये मात्र जो है 2 डिग्री सेल्सियस ही गर्म होती है। तो उससे 10 डिग्री जो है आपका आइस के ऊपर। यहाँ पे हम लोग नोट थोड़ा सा देख लेते हैं, आ जाओ। ये आपका चक्रवात का बात किया गया है। नोट में क्या है, नोट में है कि कथन एक के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप इसको अतिवादी बना सकते हो। केवल जहाँ पे रहे नंबरिंग वाला जो सिस्टम रहता है ना कि 10 है या क्या है, तो वहाँ पे भी अगर किसी नंबर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है तो वहाँ पे भी आप अपना एलिमिनेट कर सकते हो उसको, ठीक है। अधिकतर वो गलती होता है क्योंकि पृथ्वी सममित रूप से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित है और दोनों में समान वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न है, इसलिए जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में मौजूद होनी चाहिए। संभवतः एक सही नहीं है। 3 के संदर्भ में विलोम शब्दों से सावधान रहे, जबकि उन्हें हेरफेर करना आसान हो जाता है। तो क्या कम अधिक अगर इस टाइप का है विलोम शब्द, तो ये भी आपका ख़त्म हो सकता है, मतलब गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए, मेघाच्छादित जो रात होती है वहाँ पे ओश की बूंद क्यों नहीं बनती है? तो पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। 2019 का प्रश्न है वो, 30 नंबर क्वेश्चन। ओस का निर्माण तभी होता है ना जब पृथ्वी की सतह पर रात में पर्याप्त रूप से ठंडी हो जाती है पृथ्वी की सतह, जिससे हवा में क्या होता है कि नमी ठंडी सतहों पर जल की बूंद में संघनित होती जाता है। तो इस कारण और मेघाविहीन रात में विकिरण शीतलन नामक प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी की सतह तेजी से गर्मी को खो देती है। तो यह शीतलन घास या पत्तियां जैसी सतहों के तापमान को कम कर देता है, जिससे हवा के ओस बिंदु तक पहुंचने में ओस का निर्माण होता है, ठीक है। तो मेघाच्छादित रात का ओस नहीं बनता और जब मेघ विहीन रात होती है तो वहाँ पे ओस बनता है, जिससे कि क्योंकि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, इसलिए मेघाच्छादित रात में नहीं बनता। विकल्प बी आपका सही है। बादलों वाली रातों में स्थिति बदल जाती है। बादल एक कंबल की तरह काम करता है जो पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण है उसको वापस परावर्तित कर देता है। जो बादल है अवरक्त विकिरण को वापस परावर्तित कर देता है, ठीक है।
तो ये आपका सही है। इस प्रक्रिया को छोटे पैमाने पर ग्रीन हाउस के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि ऊष्मा फंसी हुई होती है, इसलिए पृथ्वी की सतह उष्ण बनने के लिए पर्याप्त ठंडी नहीं हो पाती है, जो मेघाच्छादित रात होती है इसलिए। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण है? उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांश में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। कारण क्या है कि बी आंसर है आपको। उनता उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र जो ITCZ होते हैं बिरले ही यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। और कथन बी जो है आपका सही नहीं है। देखिए बाकी ए सही है। देखिए ए कैसे, सॉरी, विकल्प ए सही नहीं है। जबकि समुद्र की सतह का ठंडा तो समुद्र पृष्ठों का ताप निम्न होता है। समुद्र की सतह का ठंडा तापमान चक्रवात निर्माण में बाधा बना सकता है। ऐसे उदाहरण है जहां इन क्षेत्रों में स्थानीय उष्मन उदाहरण के लिए एल नीनो जैसे विसंगतियों के कारण हो सकता है। हालांकि चक्रवात अभी भी कम ही बनते हैं, जिससे पता चलता है कि अकेले समुद्र की सतह का कम तापमान ही प्राथमिक कारण नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग विकल्प बी सही है। ठीक है, बी आंसर है आपका, क्योंकि ITCZ जो है दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शायद ही कभी बनता हो, कमज़ोर हो जाता है या विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण निरंतर अभिसरण की इस कमी का आशय चक्रवात निर्माण के लिए आवश्यक वायुमंडलीय अस्थिरता और बढ़ती वायु धाराएं अपर्याप्त हो जाती है। ठीक है, सी देखिए, विकल्प सी क्या कह रहा है। वास्तव में कॉरियोलिस बल, सी जो विकल्प है आपका, कॉरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है इस क्षेत्र में। डी है कि उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होता है। तो विकल्प सी क्या कह रहा है, वास्तव में कॉरियोलिस बल जो है वो मध्य रेखा के पास कमजोर होता है, लेकिन दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में कॉरियोलिस बल के भूमध्य रेखा से इतनी दूर है कि चक्रवातों के लिए आवश्यक घूर्णन का प्रेरित कर सके। मतलब जो ये सागर का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो वो दूर है। तो ये कॉरियोलिस बल जो है वो मध्य रेखा के पास कमज़ोर होता है, लेकिन दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर जो है वहाँ पे कॉरियोलिस बल के लिए भूमध्य रेखा से इतनी दूर है वो क्षेत्र जो चक्रवात के लिए आवश्यक घूर्णन को प्रेरित कर सकता है। चक्रवात अक्सर अन्य महासागर बेसिनों जैसे कि उत्तरी अटलांटिक या उत्तर पश्चिमी प्रशांत में समान अक्षांशों पर बनते हैं, इसलिए यह इन क्षेत्रों में सीमित कारक नहीं है। विकल्प डी क्या है, सही नहीं है। चक्रवात प्रायः समुद्र के ऊपर बनते हैं, भूमि के ऊपर नहीं, बल्कि क्योंकि चक्रवात प्रायः समुद्र के ऊपर बनते हैं, भूमि के ऊपर नहीं, क्योंकि उन्हें समुद्र से क्या मिलता है, आर्द्रता मिलता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और भूमि की अनुपस्थिति वास्तव में चक्रवात निर्माण को बढ़ावा देती है, क्योंकि भूमि चक्रवातों को बाधित करके कमज़ोर कर सकती है। तो ये तो कॉमन सेंस है, ये आपको पता ही होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 32 2015 का प्रश्न है ये। पूरे वर्ष जो है 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली जो पछुआ हवाएं हैं उसको वेस्टर्लीज कहलाती हैं, और जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संगतियाँ जो हैं वो पछुआ हवाओं के भाग है। क्या सही होगा बताओ? तो केवल दो सही है, आपका ऊपर में जो है वो आपका गलत है। दो सही है, चलो देखते हैं। चलो ठीक है, एक सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे तो पछुआ पवन जो होते हैं ना वो क्रमशः 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ और उसके अलावा 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहती है। 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच नहीं बहती है। तो ये जो है 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ ठीक है, और 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ जो है वो भी सही है, लेकिन 30 से ना ये यहाँ पे नहीं बहती है, तो मतलब 30 से साउथ में बहती है पछुआ पवन। चलिए कथन दो जो है सही है।
भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा का कारण बनने वाली आर्द्र वायु राशि वास्तव में पछुआ हवाओं का हिस्सा है। आर्द्र वायु राशि वास्तव में पछुआ हवा का हिस्सा है। इन्हें अक्सर शीतकालीन विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आर्द्रता लाती है और भारत के कुछ हिस्सों में फैलकर विशेषकर उत्तर पश्चिमी में शीतकालीन वर्षा में योगदान करता है। ठीक है, तो कथन 2 आपका सही है। चलिए बॉक्स देखते हैं हम लोग, बॉक्स में क्या है। कथन 1 के विश्लेषण में एक अहम विसंगति दिखाई देती है। दिए गए अक्षांश की सीमा असममित है, क्योंकि 30 डिग्री उत्तर और से लेकर 60 डिग्री दक्षिण तक कोई पवन पेटी ऐसा है नहीं। 30 डिग्री और उत्तरी अक्षांश पर क्यों रुकी जाएगी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्यों रुक जाएगी। यह वैश्विक पवन पैटर्न तक का पालन नहीं करता है, जो आमतौर पर देखा जाता है कि भूमध्य सागर पर सम्मिलित होता है। उदाहरण के लिए दोनों गोलार्धों में 30 से 60 डिग्री तक का कथन सही नहीं है। ठीक है, अब देखो 33 नंबर प्रश्न आपका। ये भी बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, बट इसका ऐसा कुछ है नहीं। देखकर ही प्रश्न आप लोग घबरा जाते हो ऐसे, तो आपका चलो प्रश्न है, हर दिन कमोबेश एक सा ही रहता है, क्या रहता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ उजली होती है, और जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली चमक के साथ वर्षा आ जाती है। तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त भी हो जाती है। तो ये तो बस विषुवतीय क्षेत्र की ही बात हो रही है। ठीक है, चलो यह परिच्छेद से है बी आंसर आपका विषुवतीय क्षेत्र 2015 का प्रश्न है आपका। ये समुद्री हवा के साथ साफ उज्जवल सुबह, जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे काले बादल बनने लगते हैं। दोपहर में गरज के और साथ बारिश होता है, वर्षा अल्पकालिक होता है, यह क्रम प्रतिदिन दोहराया भी जाता है। ये समय जो है संवहनीय वर्षा का अनुभव यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 34 जो प्रश्न है आपका। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण होता है। पवन का जो मौसमी उत्क्रमण है ये किसका प्ररूपी अभिलक्षण है, तो ये मानसून जलवायु का है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है, मानसूनी जलवायु का है। मानसूनी जलवायु की विशेषता है हवा के मौसमी उलटफेर से होती है, जहाँ हवा की दिशा मौसम के साथ बदलती रहती है। तो ये मुख्यतः रूप से कहाँ पे होता है, भारत में, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम अफ्रीका के गिनी तट और कोलंबिया के प्रशांत तट पर पाया जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून जो है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वो जून से सितंबर तक होता है हमारा। जून से शुरू हो जाएगा मानसून, जून के हाफ वीक तक हो जाता है शुरू। उसके बाद दक्षिण पश्चिम से चलती है, ये दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र से चलती है, हिंद महासागर में नमी लाती है, जिससे क्या होता है, भारी वर्षा होता है। ठीक है, शीतकालीन मानसून उत्तर पूर्व से हवाएं चलती हैं, जो भूमि से शुष्क ठंडी हवा लाती है, भूमि से शुष्क ठंडी हवा लाती है। ठीक है, 35 हो गया है प्रश्न आपका। चलिए हम लोग 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है 2013 का कि कौन सी विषुवतीय वनों की विशेषता है। उसे घने वृक्ष होते हैं, इनके अलावा जो है कि बहुत सी जातियाँ का सहअस्तित्व है यहाँ पे। अधिपादपों की संख्या जो है असंख्य किस्मों के विद्यमान हैं। तो 35 का आंसर क्या होगा बताओ, क्या सभी सही है। यस, सभी सही है। इसमें 35 का क्वेश्चन जो है, इसमें सभी आपका जो लक्षण है वो विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है, सभी प्रकार वहाँ पे पाए जाते हैं, जो 3 स्टेटमेंट आपका दिया है। आंसर आपका डी है। ठीक है, आंसर डी है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बताओ।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, आप वन सारा एक बार अच्छे से कर लेना। इसे विषुवतीय वन भी कहते हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच होता है, विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। ये वन उच्च तापमान और निरंतर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ तापमान भी ज़्यादा होता है, वर्षा भी ज़्यादा होता है, जो समृद्ध और विविध वनस्पति का समर्थन करते हैं। तो कथन एक तो सही है ही। उसके अलावा जो है आमतौर पे यहाँ पे ऊंचे वन होते हैं, अक्सर 30 से 45 मीटर ऊंचे होते हैं। कैनोपी नमी को संरक्षित करने और आदित्य परिस्थिति के तंत्र को बनाए रखने में हेल्प करता है। कैनोपी होता है यहाँ पे। कैनोपी जो है आमतौर पे ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष होते हैं, और ये सतत छत्र छाया भी बनाते हैं। कथन दो सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अपनी उच्च जैव विविधता के कारण जाने जाते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रजातियाँ मौजूद होती हैं और गहन पारिस्थितिकी गतिशीलता को ये जन्म देते हैं, सह विकास को बढ़ावा देते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाला जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ये विषुवतीय वन है। ठीक है। कथन तीन सही है। अधिपादप यानी कि एपीफाइट जैसे मॉर्श, फर्न और ऑर्किड भूमध्य रेखीय वनों में आम होते हैं। भूमध्य रेखीय वनों में क्या पाया जाता है? मॉर्श, फर्न, ऑर्किड, एपीफाइट्स, ये सभी चीज़ें। ठीक है। तो कथन तीन भी आपका सही है। यहाँ पे क्या है कि ये सभी पाए जाते हैं। ये पौधे ना मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त किए बिना ही सूर्य की रोशनी तक पहुँचने के लिए अन्य पौधों पर उगते हैं। ये अधिपादप और उच्च आर्द्रता और निरंतर सूर्य के प्रकाश के कारण ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिपादप प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न चलो देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसके क्या कारण होते हैं? तो ये है ये आंसर एक। भूमि और जल के बीच जो तापीय अंतर होता है उसके कारण होता है ये सारा चीज़। बाकी जो ऑप्शन है आपका ये गलत है तीनों। 2 नंबर भी गलत है। महाद्वीप और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, ये भी गलत है। अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता, ये भी गलत है। तटों की अपेक्षा अंतस्थ में भारी वर्षा, ये भी गलत है। यानी कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है? महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। महाद्वीप का तटीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण एक ही है, आपका भूमि और जल के बीच जो तापीय अंतर है वो। ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तापमान की वार्षिक सीमा एक वर्ष के दौरान उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। विशिष्ट जलवायु कारकों के कारण यह सीमा आमतौर पर तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में अधिक पाया जाता है। महाद्वीप के जो आंतरिक भाग होते हैं ना, यहाँ पे ये अधिक पाया जाता है। तो कथन एक सही है। भूमि अपनी कम विशिष्ट उच्च क्षमता के कारण पानी की तुलना में अधिक तेजी से गर्म और ठंडा होता है। इससे महाद्वीप और आंतरिक भागों में तापमान में अधिक उतार चढ़ाव होता रहता है। इसके विपरीत तटीय क्षेत्र में क्या होता है? वर्ष भर मध्य तापमान होता है, मध्य तापमान का अनुभव होता है, क्योंकि पानी की उच्च विशिष्ट ऊष्मा ही जो है इसे अधिक धीरे धीरे गर्मी को अवशोषित करने और छोड़ने की अनुमति देता है। ठीक है। कथन दो सही नहीं है। उच्चावच स्थानीय तापमान को प्रभावित करता है। उच्चावच जो है स्थानीय तापमान को प्रभावित करता है। अधिक उच्च स्थान ठंडे होते हैं, लेकिन ये तटीय और आंतरिक क्षेत्रों के बीच वार्षिक तापमान सीमा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। प्रश्न जो है क्षैतिज तटीय बनाम आंतरिक अंतर के बारे में है, ऊर्ध्वाधर अंतर के बारे में नहीं है। कथन तीन देखिए क्या है। कथन तीन भी जो है सही नहीं है। ये हालांकि जो है हवाएं स्थानीय तापमान को प्रभावित करती हैं। तेज हवाओं का वार्षिक तापमान सीमा से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। हवा का पैटर्न तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में भी उच्च वार्षिक सीमा का कारण बने। ठीक है। चलिए कथन चार देखिए क्या कह रहा है। वास्तव में तटीय क्षेत्रों में बड़े जल निकायों के विकट होने के कारण आमतौर पर अधिक वर्षा होती है। भारी जल से आर्द्रता में वृद्धि के कारण तापमान में कमी आ जाता है। जो भारी जल से जो है आर्द्रता में वृद्धि होती है और तापमान में कमी आता है, जिसके कारण तापमान में उतार चढ़ाव कम हो जाता है। इस प्रकार यह वार्षिक तापमान सीमा को बढ़ाने का एक कारण नहीं है। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न आपका। 36 जो आपका प्रश्न है, इसके पीछे क्या कारण है?
तो कारण जो है इसका आंसर आपका क्या है? 36 नंबर प्रश्न जो है आपका है, इसका आंसर है ए, यानी कि केवल एक होता है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न का आंसर ए है, यानी कि केवल एक जो है आपका सही है। एक में ऑप्शन में क्या है, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, बाकी तीनों आपका गलत है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 37 नंबर आपका जो प्रश्न है वो जलवायु चरम है। एक परिस्थिति बताया है कि वहाँ पे जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जो है जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन जो है वो किसका सबसे अच्छा वर्णन है? कहाँ है? तो मध्य एशियाई स्टेप का। ठीक है, बी इसका आंसर आपका सही है कि जहाँ पे जलवायु चरम है, लोग जलवासी हैं, और वर्षा भी कम हो रही है। ठीक है, चलिए, तो मध्य एशिया स्टेप है, जलवायु यहाँ पे होता है, अल्प वर्षा होता है, खाना बदोश जो है कि पशुपालन का वर्णन। मध्य एशियाई स्टेपी जलवायु और समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु या समशीतोष्ण चरागाह जलवायु के लिए उपयुक्त है। इसमें आपका साथ में ये आपका एरो जो है बताया गया है यहाँ पे कि कौन सा क्षेत्र है। स्टेप उष्ण कटिबंधीय मध्य एशियाई स्टेप। ठीक है, तो इसके जो है देख लेते हैं हम लोग इसके में क्या क्या होता है। तापमान जो होता है स्टेपी क्षेत्र के महाद्वीपीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बीच अत्यधिक ताप भिन्नता की विशेषता होती है। यहाँ पे वर्षा 45 सेंटीमीटर औसतन होता है, लेकिन स्थान के अनुसार ये 25 से 75 भी हो सकता है। सेकेंड आपका है जीवन शैली के बारे में कि मध्य एशियाई स्टेपी किर्गिज और कजाक जैसे खानाबदोश चरागाहों का घर था जो प्रवासी पशुआ चराने पर निर्भर करते थे ये लोग। तो बी, ए, सी, डी तो आपका सही नहीं है और आपका जो है कि बी आपका सही है, मध्य एशियाई स्टेप। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2013 का प्रश्न है आपका। तरित झंझा के दौरान आकाश में तरित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आकाश में कपाशी वर्षी मेघ के मिलने से। जो तरित झंझा होती है जो हम लोग पढ़ते हैं, जो आकाश में तरित होता है, वो क्यों होता है? आकाश में कपाशी वर्षी मेघ के मिलने से। तरित से जो वर्षा मेघों को पृथक करता है। हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। किसके कारण ये जो है तरित झंझा जो है कि आपका उत्पन्न होता है? तो आंसर आपका इसका हो जाएगा डी। इसका मतलब है आपका आंसर उपयुक्त में से कोई भी त्वरित उत्पादित नहीं करता है, यानी कि आपका तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है। ये कोई नहीं आपका त्वरित झंझा उत्पन्न करता है। चलिए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन जो है देखते हैं। ठीक है, चलिए, बिजली के गिरने से जो गड़गड़ाहट होती है, बिजली हवा से गुजरती है और यह हवा को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। करीब 30,000 केल्विन तक गर्म करती है। जो बिजली है वो हवा में से गुजरती है और हवा को बहुत ज़्यादा ये गर्म कर देती है बिजली। ठीक है, तो इसे अचानक गर्मी के कारण क्या होता है, हवा में विस्फोट रूप से फैलता है, जिससे कि एक झटका उत्पन्न होता है, जिसे हम गड़गड़ाहट के रूप में सुनते भी हैं। ये बादलों के मिलने से, बादलों के अलग होने से, हवा और जल के कणों के ऊपर की ओर बढ़ने के कारण नहीं होता है। कथन एक सही नहीं है, दो सही नहीं है और तीन भी आपका सही नहीं है। कथन एक सही नहीं है। कथन एक में क्या था? कथन एक में क्या था आपका क्वेश्चन? आकाश में कपाशी वर्षी मेघों के मिलने से। दो में है तरित से वर्षा मेघों को पृथक करता है और तीन में है कि हवा जल और कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। नहीं, ये तरित झंझा उत्पन्न होने का कारण ये तीनों नहीं है। ठीक है, बादलों के मिलने से क्या होता है ना, गड़गड़ाहट नहीं होता है। कपाशी वर्षी बादल जो है क्यूमुलोनिम्बस मेघ वास्तव में गरज के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये गड़गड़ाहट के लिए नहीं, गरज के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन गड़गड़ाहट खुद बिजली के कारण होता है, हवा की तेज़ी से गर्म होने के कारण ये फैलता है, बादलों के मिलने से नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है कि बिजली बादलों के भीतर या जमीन के बीच विद्युत निर्वहन के कारण उत्पन्न होती है।
बिजली क्यों बादलों के भीतर या फिर ज़मीन के बीच में जब विद्युत निर्वहन होता है तब उस समय होता है। गड़गड़ाहट बिजली की तीव्र गर्मी के कारण हवा के अचानक विस्तार से उत्पन्न होती है, न कि वर्ष मेघों के अलग होने से। कथन 3 सही नहीं है। जबकि तूफान के दौरान कपासी वर्षी बादल क्यूमुलोनिमस मेघ के भीतर प्रचंड हवा और जल के कणों की हलचल होती है। वे सीधे गड़गड़ाहट उत्पन्न नहीं करते। आरोहण और अवरोहण तूफान की तीव्रता निर्धारित करते हैं, लेकिन गड़गड़ाहट की आवाज़ के लिए जिम्मेवार नहीं होते। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ जाओ तो आप इस टाइप का आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। 39 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं जो 2012 का है आपका। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ये गलत है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता नहीं होता है ना। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घना होता है, ये सही है। तो सी आंसर आपका सही है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तक बढ़ेंगे तो तापमान में बढ़ोतरी होती है। इसका पीछे ये कारण नहीं है कि वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, नहीं। ये जो है वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ये सही है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल जो होता है वहाँ पर ऊंचाई पर बढ़ने के बाद क्या होता है, तापमान पर कम हो जाता है, आमतौर पे यहाँ कम हो जाता है। इससे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं, जो पहले भी बता चुके हैं। हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे कम हो जाता है, और ये हर किलोमीटर में ना लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है। कथन 1 सही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह जो है, आप पढ़े होंगे इसके पहले भी जो क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है, क्षोभ मंडल वाला टॉपिक पढ़ा चुके हैं आपको, वो एनसीईआरटी का बुक से। ठीक है ना। तो पृथ्वी की सतह जो है सौर विकिरण को अवशोषित करती है और फिर इसे ऊष्मा के रूप में पुनः विकिरण करती है। सतह के संपर्क में आने वाला जो हवा है वो गर्म हो जाता है। चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से ऊष्मा को ऊपर की ओर परतों को स्थानांतरित करती है। क्योंकि प्राथमिक ऊष्मा जो है स्रोत पृथ्वी की सतह है। अधिक ऊंचाई पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे तापमान में गिरावट होती है। पहला जो आपका ऑप्शन है, देखिए, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ठीक है, आपका आ गया ना आंसर। दूसरा देखिए कथन क्या है, दूसरा कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि नमी की मात्रा जो हवा का लगभग 1% है, क्षोभ मंडल में काफ़ी भिन्न होता है। ऊंचाई के साथ तो काफ़ी कम ही हो जाता है, क्योंकि अधिकांश जो जलवाष्प है वो क्षोभ मंडल के ही आसपास पाई जाती है। ऊपरी वायुमंडल में तो आर्द्रता होती नहीं, जलवाष्प कहाँ से होगा। कथन 3 सही नहीं है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु दाब और घनत्व घटता है। कम सघन वायु कम ऊष्मा धारण करती है, जिससे ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आ जाती है। तो आपका कथन 3 सही नहीं है। आंसर सी है आपका। कथन 1 और 3 सही है। ठीक है, और 2 सही नहीं है। अच्छा, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 40 नंबर ये कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है। तो ये है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र शुष्क। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सवाना शुष्क की जलवायु की विशेषता क्या है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम की विशेषता है। यह जलवायु प्रकार दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जो है वो अफ्रीका में होता है, दक्षिण अमेरिका में होता है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। प्रमुख विशेषता आर्द्र मौसम, भारी वर्षा की विशेषता, शुष्क मौसम होता है, बहुत कम या बिल्कुल नहीं वर्षा के साथ बीच मौसमी भिन्नता होती है। ठीक है, तो आज हम लोग 40 नंबर प्रश्न तक ही रहने देते हैं। 41 से आप लोग का कल करा देंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।